फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, है ना। थोड़ी सी छोटी सी कहानी है, 2-4 मिनट लगेंगे अपने को, ठीक है। तो वो कहानी ऐसी है बेटा कि कहानी शुरू हुई, बात है बिल्कुल 1897, मतलब 1890-97 के टाइम पे, जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो हमने कहा कि यार अब तो बहुत सारी चीजें हमारी हैं जो बदल गई, है ना। जैसे हम पहले ये कहते थे कि जो हमारा एटम है वो अलग है, ठीक है, बहुत सारी चीजें। तो देखो हमने मतलब बात जब इसके बारे में बात हम शुरू कर रहे हैं, किसके बारे में बेटा, लाइट के बारे में। देखो मॉडर्न फिजिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, ये पूरी पढ़ाई लाइट की है, ठीक है। इससे पहले हमने किसकी पढ़ाई की, इलेक्ट्रॉन के बारे में, मतलब चार्ज के बारे में, है ना। अभी तक हम जो भी पढ़ाई कर रहे थे वो किसके बारे में कर रहे थे बेटा, चार्ज के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, है ना। जैसे हमारे जो शुरू के चैप्टर्स है, कौन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, मैग्नेटिज्म, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इन सब जगह पे हमने किसके बारे में बात करी, चार्ज के बारे में, है ना। तो चार्ज के बारे में हमने बात करी कि बहुत सारी बातें ऑलमोस्ट हमने कर ली, जितनी बेसिक नॉलेज की हमें जरूरत पड़ती है वो सारी बात हमने कर ली। फिर हम आए रोशनी के ऊपर, है ना। जैसे बहुत चमत्कारी चीज थी लोगों के लिए कि हम कुछ देख पा रहे हैं, ना, कहीं से लाइट निकल जा रही है अचानक से, तो ये सब बहुत अजीब सी थी। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे हमारे जिनका नाम आपने शायद सुना होगा, न्यूटन साहब। सुना है क्या बेटा नाम, हमने सुना है क्या, नाम बताओ, न्यूटन साहब। तो न्यूटन साहब जो थे उन्होंने ये कहा, है ना, सबसे पहले आए न्यूटन साहब, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा कि भैया लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर की है। लाइट जो है वो क्या है बेटा, पार्टिकल नेचर की है। और ये जो पार्टिकल नेचर है इसको उन्होंने कहा कि इसकी उन्होंने एक थ्योरी दी पूरी, है ना, जिसे उन्होंने कहा कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स की बनी है, और जिसे हम कहते हैं क्या चीज, कॉर्पस्क्यूल्स, है ना। क्या कहते हैं बेटा, कॉर्पस्क्यूल्स, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है यार, लाइट जो है वो, बताता हूँ बेटा, अभी सब बताता हूँ, अभी पहले कहानी तो सुन लो, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, इन सब के बारे में हम बात करेंगे अभी, है ना। तो जैसे देखो एक थोड़ी सी कहानी हमें अगर पता हो तो चीजें समझने में बहुत परेशानी नहीं होती, ठीक है। तो न्यूटन साहब ने हमें बोला कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर की है, और वो कॉर्पस्क्यूल से बनी है, जिसमें उन्होंने अपनी थ्योरी भी दी, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, ठीक है। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हाइजन साहब। क्या नाम था उनका बेटा, हाइजन साहब। हाइजन साहब ने हमें क्या बोला, हाइजन साहब ने हमें बोला कि यार उन्होंने वेव फ्रंट वगैरह की बात करी, और वेव फ्रंट वगैरह जो है ना वो हाइजेंस थ्योरी में ही आता है बेटा, ठीक है। हाइजेंस थ्योरी है उसमें ही वेव फ्रंट भी आता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यार लाइट जो है वो वेव नेचर की है, ठीक है। लेकिन उस समय पे जो बड़ा साइंटिस्ट था वो कौन था, न्यूटन साहब थे। हाइजेन साहब उतने बड़े साइंटिस्ट थे नहीं, है ना। तो इनकी बात थोड़ी कम मानी लोगों ने, ठीक है। फिर उसके बाद आए मैक्सवेल साहब। कौन बेटा, मैक्सवेल। मैक्सवेल साहब ने क्या बोला, मैक्सवेल साहब ने बोला कि उन्होंने अपनी पूरी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दे दी। उन्होंने क्या करा बेटा, उन्होंने एक अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दे दी उन्होंने पूरी, है ना। उन्होंने ये फिर उन्होंने बताया बहुत सारा कि यार लाइट जो है वो वेव्स है, वेव है, और उन्होंने फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह सारी चीजें की, ठीक है। तो मैक्सवेल साहब ने बोला कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, मतलब वेव है, उन्होंने ये बोला सीधा सीधा, ठीक है। फिर उसके बाद इसके बाद कौन आया, इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, फिर एक क्वांटम थ्योरी आई, जिसमें बोला गया मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी आई बेटा, किसकी, मैक्स प्लैंक की। आपने प्लैंक्स कांस्टेंट नाम सुना होगा, और अभी हम इस चैप्टर में भी बात करेंगे बहुत सारे प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में, है ना। बहुत एक जरूरी चीज है प्लैंक साहब। केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा है बेटा, ये श्रोडिंगर नहीं आएगा, श्रोडिंगर नहीं आएगा, वो दूसरी चीज है। श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन जो है ना वो मैक्स प्लैंक और मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है उसी से वो है ना। तो मैक्स प्लैंक ने हमें क्या बोला कि मैक्स प्लैंक ने बोला कि यार उन्होंने अपनी क्वांटम थ्योरी दे दी, और इसमें भी यही बोला कि लाइट जो है वो क्या हुआ, लाइट जो है वो क्या है, पार्टिकल नेचर की, है ना। क्वांटम थ्योरी भी हमें यही बोलती है बेटा कि लाइट जो है वो कैसी है, पार्टिकल नेचर की, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारे साइंटिस्ट थे, इन सब के बीच में अब इनमें से एक आदमी निपट भी गए थे, है ना, तब तक।
फिर इनके बीच में लड़ाई वड़ाई चल रही बहुत, बिल्कुल नहीं, कोई कह रहा पार्टिकल, कोई कह रहा वेव, है ना, दुनिया में चल रहा है, परेशान है लोग कि पता नहीं यार लाइट है क्या है क्या। तो फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए बेटा जिनका नाम था डी ब्रोगली। नाम सुना आपने? सुना है क्या आपने बेटा? यस सर। हाँ, तो फिर आए एक साइंटिस्ट जिनका नाम था डी ब्रोगली। ठीक है, उन्होंने पता है क्या बोला? इन्होंने बोला कि देखो बेटा ऐसा है कि लड़ो मत। साइंटिस्टों को बोला इन्होंने कि देखो यार ऐसा है, लड़ो मत, दोनों है लाइट जो है वो दोनों है, वेव नेचर की भी है और पार्टिकल नेचर की भी है। तो यार इन्होंने कहा कि अच्छा ऐसे कैसे, हम कैसे मान लें? तो फिर इन्होंने एक रिलेशन दिया अपने को, है ना, इन्होंने क्या करा बेटा, एक रिलेशन दिया अपने को, जिस जो उन्होंने बोला कि कोई भी वेव जो है, इन्होंने हमें क्या बोला कि कोई भी वेव जो है उसका मोमेंटम, मतलब लाइट जो है वो ऐसे पार्टिकल से बनी हुई है जिसका मोमेंटम क्या है, h अपॉन लैम्डा। समझ आ रही है बात अपने को? अब देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने अपने को बोला कि जो लाइट है वो कैसी है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों की है, मतलब डुअल नेचर की है। लाइट जो है वो कैसी है बेटा, डुअल नेचर की है। और डुअल नेचर में इन्होंने क्या बोला कि देखो लाइट जो है उसका जो मोमेंटम है, ठीक है, वो मोमेंटम जो है वो उन्होंने क्या बोला, वेव ऑप्टिक्स खत्म हो गया, हाँ बेटा वेव ऑप्टिक्स खत्म हो गया। तो इन्होंने क्या बोला कि मोमेंटम जो है वो कितना है, h अपॉन लैम्डा। मोमेंटम जो है बेटा वो किसकी प्रॉपर्टी होती है? चलो ये तो ठीक है, ये तो कहानी थी एक छोटी सी, है ना, कि जो अलग अलग साइंटिस्ट थे हमारे पास, उन्होंने किसी ने बोला पार्टिकल, किसी ने बोला वेव, फिर किसी ने बोला पार्टिकल, फिर किसी ने बोला वेव, तो इन सब के बीच में बातें बातें होने लग गई। उसके बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था डी ब्रोगली, इन्होंने अपने को एक रिलेशन दे दिया। ठीक है, इन्होंने अपने को क्या करा, एक रिलेशन दे दिया कि जो मोमेंटम है पार्टिकल का, इन्होंने क्या बोला, सुनना मेरी बात ध्यान से, इन्होंने क्या बोला कि लाइट जो है वो डुअल नेचर की है। ठीक है, लाइट जो है वो क्या है बेटा, डुअल नेचर की है और पार्टिकल से मिलकर बनी है जिसका मोमेंटम है h अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो यार इन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि ऐसा कैसे, हम कैसे मान लें, है ना। तो फिर एक्सपेरिमेंट्स हुए बहुत सारे, तो एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमें पता लगा अच्छा ये बात है, ये हम पढ़ेंगे बेटा, ये जो रिलेशन मैंने आपको बोला ना, ये इस रिलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि लाइट जो है यार वो कैसी नेचर की है बेटा, डुअल नेचर की, जिसका मोमेंटम h अपॉन लैम्डा है। ठीक है, अब तुम एक चीज बताओ मुझे बेटा, मोमेंटम जो है वो किसकी प्रॉपर्टी है? मोमेंटम जो है वो किसकी प्रॉपर्टी है? पार्टिकल की, हम अभी तक पढ़ते आए हैं, है ना। और वेवलेंथ जो है वो किसकी प्रॉपर्टी है? वेव की। तो देखो इन्होंने वेव नेचर और पार्टिकल नेचर में क्या करा, मतलब पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में क्या करा, इन्होंने एक रिलेशन दे दिया अपने को। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ रहे हो? बताओ पहले, यहाँ तक बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, बताओ बेटा। ये तो कहानी है छोटी सी, है ना, बिल्कुल छोटी सी एक कहानी है जो हमें थोड़ी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद से हम मानते आ रहे हैं कि लाइट जो है वो क्या है, डुअल नेचर की है। लाइट जो है वो कैसी है बेटा, डुअल नेचर की। इसके बाद से ही जब ये हमें ये डी ब्रोगली साहब ने जब ये रिलेशन दिया ना, उसके बाद से हम यही मानते हुए आ रहे हैं कि लाइट जो है वो कैसी है, डुअल नेचर की। ठीक है, लाइट जो है वो कैसी है बेटा, डुअल नेचर की। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, डुअल नेचर की है तो अब एग्जैक्टली हमें भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा रिसर्च जो चल रही है ना, फिजिक्स के फील्ड में जो रिसर्च सबसे ज्यादा हो रहा है अभी के टाइम पे, वो मॉडर्न फिजिक्स के ही फील्ड में होता है, मतलब लाइट का ही रिसर्च होता है, लाइट के बारे में ही रिसर्च होता है, बहुत बहुत रिसर्च चल रहा है अभी भी। ठीक है, वैसे तो मॉडर्न फिजिक्स का जन्म हुआ था 1897 के आसपास। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी इसे हम मॉडर्न फिजिक्स ही कहते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नाम भी नहीं बदला हमने कि चल रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। तो ये चीज, ये जो हमारी थ्योरी है, ये सब सारे साइंटिस्ट अलग अलग थे, इन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए, उन एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से उन्होंने बोला कि ठीक है पार्टिकल वेव, इन सब के बारे में वो बात अपना करते रहते थे, जो भी है। फिर उसके बाद अपने को देखो मेन बात अपने को बस यही है बेटा कि लाइट जो है वो कैसी है, डुअल नेचर की। ठीक है, हमारे काम की बात बस इतनी है कि लाइट जो है वो क्या है, डुअल नेचर की है। जहां पर हम पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर पाते हैं वहां हम पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर देते हैं कोई भी फेनोमेना। ठीक है, जहां पर पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर पाते हैं वहां पर हम पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर देते हैं, और जहां पर वेव नेचर से एक्सप्लेन कर पाते हैं वहां वेव नेचर से कर देते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली हमें भी नहीं पता कि लाइट कैसी है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात?
तो ये छोटी छोटी सी बातें थी जो साइंटिस्टों ने किया। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ी सी बात करता हूँ मैं मॉडर्न फिजिक्स में बेटा कि देखो सॉरी देखो मॉडर्न फिजिक्स में क्या है बेटा कि कुछ अपने पास चैप्टर्स होंगे। ठीक है, अपने पास कुछ चैप्टर्स होंगे मॉडर्न फिजिक्स में, मैं उनके नाम आपको बताता हूँ कौन से होंगे। कि अपना एक चैप्टर तो होगा बेटा, सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या नाम है बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं मैटर वेव्स के बारे में। किसके बारे में बेटा? मैटर वेव्स के बारे में। ठीक है, यही जो डी ब्रॉगली साहब थे उन्होंने, उनके हिसाब से ही हम बात करते हैं मैटर वेव्स के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना, जो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स, है ना। क्या पढ़ेंगे बेटा? न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियर फिजिक्स के बाद, न्यूक्लियर फिजिक्स के बाद हम पढ़ेंगे क्या चीज बताओ? याद आ रहा है क्या आपने को कुछ? रेडियो एक्टिविटी। क्या पढ़ेंगे बेटा? रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिविटी भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है ना। रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? क्या कह रहे हो? बस करो सर, बहुत सारी चीजें पढ़ ली हमने फिर हम पढ़ेंगे एक्सरेज के बारे में। ठीक है, जो एक्सरे कराते हो आप, है ना, हड्डी वड्डी लोगों की टूट जाती है तो एक्सरे कराने जो जाते हैं बेटा हम, है ना। तो ये है। ठीक है, अब देखो, तो ये सारे चैप्टर हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें ठीक है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, ये सब ठीक ठाक है, सब कुछ, कोई परेशानी नहीं है अपने को। है क्या बेटा बताओ? ये सारी बातें तो है ना। अब शुरू करता हूँ मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। ठीक है बेटा, कहाँ से शुरू कर रहे हैं हम? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। ठीक है, देखो, सबसे पहली बात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं हम बातें, है ना, कि जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्या होता है, कैसे होता है, चीजें क्या, इन सब के बारे में। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। बेटा जेई में बहुत बहुत सवाल आते हैं, मतलब ऐसा है कि इनसे मिनिमम ये जो पूरी मॉडर्न फिजिक्स है ना, इसे ऐसे कहा जाता है कि जेई में जो, मतलब जेई तो देखो, एक तो बहुत कोई बड़ी चीज है नहीं। ठीक है, जो अपने को बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान में रखना है, फॉर्मूले वगैरह हैं, और प्रैक्टिस कर लेंगे अगर हम तो हम सवाल कर पाएंगे आसानी से, है ना। कोई बहुत कुछ खतरनाक चीज नहीं है इसमें। जैसे मैग्नेटिज्म वगैरह के सवाल ऐसे होते हैं जो हम कभी कभी परेशान हो जाते हैं करने में, है ना। तो मॉडर्न फिजिक्स में ऐसा नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स के सवाल आपसे हो जाएंगे, अगर आपने पढ़ा है, आपको चीजें पता है, तो मॉडर्न फिजिक्स के सवाल आपसे हो जाएंगे, नहीं रुकेंगे। ठीक है, इससे मिनिमम 2 से 3 सवाल आते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है बेटा, मिनिमम 2 से 3 सवाल पूछे ही जाते हैं हमसे, मिनिमम कह रहा हूं मैं। सर वेव ऑप्टिक्स के कितने? वेव ऑप्टिक्स के कम होते हैं बेटा, कभी आते हैं, कभी पूछ लिए जाते हैं, कभी नहीं पूछे जाते हैं। वेव ऑप्टिक्स का ऐसा नहीं है कि पूछा ही जाएगा। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स के सवाल कभी कभी हमसे पूछे भी जाते हैं, कभी कभी नहीं भी पूछे जाते हैं, है ना। तो देखो, 2-3 सवाल, एक एक बार तो बेटा 17% पेपर बना दिया था जेई वालों ने। पता है आपको? एक बार की बात है कि 6-7 सवाल पूछ लिए थे उन्होंने मॉडर्न फिजिक्स से। और जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि ठीक है आखिरी का टॉपिक है तो छोड़ देते हैं, क्या ही करें, है ना, नहीं पढ़ पाते हैं लोग। तो ऐसा बेटा अपने को नहीं करना है ना, आखिरी आखिरी तक जुड़े रहना है, दिल से जुड़ जाओ बेटा, जुड़ जाओगे तो फायदा होगा आपको। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें कुछ है नहीं, बस फॉर्मूला बेस्ड है कम्प्लीटली। ठीक है, कम्प्लीटली फॉर्मूला बेस्ड, और जो चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी बस वही चीजें पूछी जाएंगी, उससे बाहर आपसे कुछ पूछा ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो जो आप पढ़ लोगे बस वही पूछा जाएगा आपसे, तो ऐसे कुछ घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रे ऑप्टिक्स के कितने क्वेश्चन बेटा आप देखो मॉडर्न फिजिक्स एक बड़ा सेगमेंट है और इससे सवाल पूछ लिए जाते हैं। रे ऑप्टिक्स से भी 1-2 सवाल पूछे ही जाते हैं। ठीक है, 1-2 कभी कभी ज्यादा भी पूछ लिए जाते हैं। तो आप अगर ये सोचोगे ना कि इस चैप्टर से 2 सवाल आता है, इस चैप्टर से 2 सवाल आता है, इस चैप्टर से 2 सवाल आता है, तो मैं अपने सिलेक्शन के लिए अगर 10 चैप्टर पढ़ लूं तो मेरे 20 सवाल हो जाएंगे, तो ऐसे पढ़ोगे तो फिर दिक्कत है ना। जो पढ़ रहे हो वो तरीके से पढ़ो, बस ये कहा जाता है अपने। ठीक है, तो इसीलिए ये चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। और
बता रहा हूँ उसके बारे में, तो थोड़ा समझो चीजों को, ठीक है बेटा। बस ऐसे सोचोगे ना कि ये सवाल ये मान लो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से मैं तुम्हें कह दूंगी एक सवाल आ ही जाता है, तो तुम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लोगे। मान लो नहीं आया सवाल, फिर सीबीएसई थोड़ी है बेटा, जेई। सीबीएसई में फिक्स है कि इस चैप्टर से इतना नंबर का सवाल आता है, इस चैप्टर से इतना नंबर का सवाल आता है, इस चैप्टर से इतना नंबर का सवाल। जेई में कुछ फिक्स नहीं है, वो जैसी जिस मर्जी होगी, जो पेपर बनाने वाला जो सोचेगा, उसका जो मन करेगा वो डाल देगा वो पेपर। हो सकता है मॉडर्न फिजिक्स से तुम्हारे टाइम पे 20 सवाल आ जाए 20 तो चलो ज्यादा हो गए, मान लो कि 6-7 सवाल आ गए, सोच लो, ऐसा सोचो कि 7 सवाल आ गए, 33% पेपर तुम्हारा, 33% 25 क्वेश्चन है, 20 सवाल डाल दोगे मॉडर्न फिजिक्स की, ये क्या लॉजिक है? अकेला जो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ के गया वो राजा हो हाँ गया। वो मतलब हाँ सर, मतलब कि ये चैप्टर पढ़ जाए। इसलिए कह रहा हूँ कि देखो बेटा, 2-3 सवाल एवरेज लेके चलो, है ना, 2-3 सवाल तो पूछ ही लिया जाता है हमसे। न्यूक्लियर फिजिक्स और रेडियो एक्टिविटी से एक सवाल आ ही जाता है, ठीक है, और बाकी इन सब से मिला के 1 से 2 सवाल पूछ ही लिया जाता है। सर ठीक है। कितने दिन के हैं सारे चैप्टर? क्या सर मतलब कितने दिन में हो जाएंगे सारे बेटा, चैप्टर? देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तुम्हें लग जाएंगे 3 से 4 क्लासेस मिनिमम रखो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, मैटर वेव्स के लिए 1-2 क्लासेस रखो, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए तुम्हें थोड़ा रखना पड़ेगा, है ना, थोड़ा ज्यादा टाइम रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे बड़ा सेगमेंट इसमें से एटॉमिक स्ट्रक्चर ही है, एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं है सर, नहीं, न्यूक्लियर फिजिक्स है बेटा सबसे बड़ा, ठीक है। उसमें फिर डीके वगैरह होता है, बीटा डीके। न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या है कि कोई बड़ा न्यूक्लियस जो हो जाता है वो टूट के 2 छोटे में बनता है, तो उसमें फिर अलग अलग तरह के पार्टिकल्स निकलते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, है ना। तो बस बेटा, अगर आप जुड़े रहोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। लिमिटेड चीजें हैं जो हमें समझनी है, सीखनी है, बस, ठीक है। तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। आ जाओ, देखो यहाँ देखो सब लोग, आ जाओ बात करते हैं थोड़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, ठीक है। देखो क्या है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको पहले लाइट के बारे में थोड़ी कुछ बातें बताना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे हमें क्या बोला गया बेटा कि पार्टिकल नेचर के हिसाब से हमें ये बोला गया कि जो लाइट है, रोशनी जो हमारे ऊपर गिर रही है, वो किससे मिलकर बनी है बेटा? फोटोन्स से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है बेटा? फोटोन्स, जिसे हम कहते हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी। फोटॉन्स क्या है बेटा? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। मतलब ऐसा है कि जैसे वो देखा होगा नहीं आपने कि बाढ़ वगैरह की राहत जो होती है, राहत में हेलीकॉप्टर से पैकेट गिराए जाते हैं तो लोग ऐसे भीड़ लगा देते हैं, वैसा ही समझो, ये एक वैसा ही पैकेट है, ठीक है, पैकेट ऑफ एनर्जी। लाइट को हम ये कहते हैं कि लाइट जो है वो क्या है बेटा? पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। लाइट जो है वो क्या है? फोटोन से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है बेटा? फोटोन से मिलकर बना है। और फोटोन्स जो है वो क्या है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, अब देखो फोटोन के पास बेटा देखो मोमेंटम भी होता है और एनर्जी भी होती है, क्योंकि वो आ रही है ना कहीं से। मतलब ऐसा सोचो कि हमें नहीं पता फोटोन क्या, हम बस ये कह रहे हैं कि पैकेट्स ऑफ एनर्जी है ना, मतलब रोशनी जो आ रही है वो क्या है बेटा? पैकेट्स ऑफ एनर्जी है ना, एनर्जी के पैकेट्स हैं छोटे छोटे बहुत सारे, ठीक है। जिसकी एनर्जी कितनी होती है? ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। जो हमारी लाइट है वो क्या है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। जिसकी वेवलेंथ जिसकी एनर्जी ई, जिसकी एनर्जी ई कितनी होती है बेटा? hc ओवर लैम्डा। कितनी होती है बेटा? hc अपॉन लैम्डा, जहां h क्या है? h क्या है बेटा? प्लैंक्स कांस्टेंट। देखो आ ही गया प्लैंक्स कांस्टेंट हमारा, है ना। h जो है वो क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। लैम्डा क्या है बेटा? वेवलेंथ। लैम्डा क्या है बेटा? वेवलेंथ। और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। c क्या है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। ये तो एनर्जी है फोटोन की। और जो मोमेंटम होता है फोटोन का, वो पता है कितना होता है आपको? क्या आप जानते हो बेटा मोमेंटम के बारे में? अभी तुरंत बात करी थी हमने, फोटोन का मोमेंटम कितना होता है बेटा? मोमेंटम इज इक्वल टू h बाई लैम्डा, ठीक है। तो ये फोटॉन्स के बारे में कुछ बात नहीं कि फोटॉन्स जो है यार वो एनर्जी के पैकेट्स हैं जो टकराते हैं कहीं पर भी और वो अपनी पूरी एनर्जी दे देते हैं। सिंपल सी बात ये, ठीक है। तो हमने ये बोला कि यार लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिसका मोमेंटम ये होता है, एनर्जी ये होती है, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है क्या बेटा कितनी होती है? क्या हम जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू? हम कहते हैं 6.63। हाँ 6.634 × 10⁻⁻34,
ये होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है बेटा, ये किसकी वैल्यू है? प्लैंक्स कांस्टेंट की। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है आपने। ठीक, अब देखो कि बेटा एनर्जी जो है, अगर मैं एनर्जी की बात करूं, ठीक है, फोटॉन्स के बारे में पहले थोड़ा और बातें कर लेते हैं ना, फोटॉन्स के बारे में। ठीक है, तो लाइट जो है हमने क्या बोला, फोटोन से मिलकर बनी है, पैकेट ऑफ एनर्जी है जिसकी एनर्जी hc/लैम्डा होती है, h प्लैंक्स कांस्टेंट, लैम्डा वेवलेंथ, स्पीड ऑफ लाइट, जिसका मोमेंटम, फोटोन्स है जो है उनका मोमेंटम कितना होता है बेटा? h/लैम्डा होता है। अच्छा, तो ये हमने कुछ चीजें बात करी है ना, एनर्जी हो गया, मोमेंटम हो गया, और भी कुछ बातें हैं फोटोन्स के बारे में। जैसे एक और काफी महत्वपूर्ण बात है कि हम ये कहते हैं भैया कि रेस्ट मास जो होता है फोटोन का वो कितना होता है? 0। ठीक है, रेस्ट मास जो होता है फोटोन का वो कितना होता है बेटा? 0 होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं फोटोन्स की, है ना? क्या क्या बोला हमने? एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है? hc/लैम्डा, मोमेंटम होता है h/लैम्डा, रेस्ट मास होता है 0। ठीक, और फोटोन्स जो है वो क्या है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ठीक है, ये सारी बातें हम समझ गए। अच्छा, अब देखो बेटा, अगर मैं एनर्जी की बात करता हूँ फोटॉन्स की, है ना, चलो फोटॉन्स की बात करते हैं, तभी फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपने को समझ आ पाएगी, है ना, नहीं तो समझ नहीं आएगा आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो देखो बात करते हैं एनर्जी के बारे में कि एनर्जी जो होती है बेटा फोटोन की वो क्या होती है? hc/लैम्डा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करूँ SI यूनिट्स में सबकी, तो h जो होगा हमारा वो क्या SI यूनिट में ही है ना बेटा? 6.634 into 10⁻34 है ना, इनटू स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या है? 3 into 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यहाँ पर जो भी है वो किस में है बेटा? SI यूनिट्स में है क्या? बताओ मुझे। सारे SI यूनिट्स में है, और लैम्डा को मैं यहाँ रख देता हूँ मीटर में। ठीक है, लैम्डा की अभी वैल्यू तो अपने को पता नहीं है ना, ये दोनों चीजें तो कांस्टेंट है, लैम्डा की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो मैंने बोल दिया कि लैम्डा जो मैंने लिया वो मीटर में। तो ये जो अपने पास एनर्जी आएगी वो कौन सी यूनिट में आएगी बताओ मुझे? एनर्जी की यूनिट यहाँ पर क्या होगी? जूल्स। जूल्स। एनर्जी की यूनिट क्या होगी? जूल्स। अच्छा, तो जूल जो है बेटा वो क्या है? बहुत बड़ी यूनिट है एनर्जी की। जूल्स जो है, अब तुम यहाँ सोचो कि जी यहाँ पर जो एनर्जी आएगी, मान लो लैम्डा में, लैम्डा तुम्हारा एंगस्ट्रॉम में भी होता है ना, तो जो भी कुछ कोई एक नंबर इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है, वो लिख देता हूँ मैं। जैसे मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट है, तो नॉर्मली एक जनरल बात करते हैं कि 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट है, तो इसकी जो वेवलेंथ तुम अगर मीटर में लिखोगे तो कितने लिखोगे बेटा? 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, है ना। तो इसे क्या लिखोगे बताना मुझे? 5000 इंटू 10⁻10 को क्या लिखोगे? 5 इंटू 10⁻7 लिखोगे, ये लिखोगे ना। तो अगर यहाँ पर 10⁻7 आता है तो तुम सोचो कि -7 ऊपर जाके 10⁻7 बन गया, 8 और 7 15, और यहाँ पर है कितना? -34। तो यहाँ पर 15 और यहाँ -34, हमारे पास आएगा कितना? -19। -19 के टर्म्स क्या आएगा ये? तो बहुत कम आ रहा है क्या? सोचो आप, अगर जूल की बात करोगे आप, तो जूल के रेस्पेक्ट में क्या ये एनर्जी बहुत कम है? मतलब हर बार अपने को लिखना पड़ेगा कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू, जैसे मान लो ये सारी जो वैल्यूज आ रही है वो हमारे पास कुछ आ रही है 7, तो 7 इंटू 10⁻⁻19 जूल बार बार लिखना पड़ेगा अपने को, है ना। तो इसके लिए हमने एक नई यूनिट डिफाइन करी बेटा एनर्जी की, ठीक है, जिसे हम पता है क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वो एक एनर्जी की यूनिट हो गई। किसकी यूनिट हो गई बेटा? एनर्जी की। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वो क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट? अगर मैं आपसे बोलूं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो हम ये कहते हैं बेटा कि इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाए, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाए बेटा? 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से अगर एक्सेलरेट किया जाए, तो इलेक्ट्रॉन के बाद जो एनर्जी होगी वो होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोला मैंने? फिर से सुनो मेरी बात। मैंने आपको क्या बोला? हमने एक नई एनर्जी डिफाइन की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और उससे हमने क्या बोला कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो क्या है बेटा? एनर्जी है किसकी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी acquired। 1 वोल्ट क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है बेटा? एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, व्हेन एक्सेलरेटेड। जब हमने इलेक्ट्रॉन को क्या किया बेटा? एक्सेलरेटेड थ्रू अ
एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कितना बेटा 1 वोल्ट, ठीक है, एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में जब एक्सेलरेट करते हैं तो अपने पास जो एनर्जी मिलती है बेटा उसे हम क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एक्वायर कर लेता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अब एक चीज बताओ मुझे कि हम क्या कहते हैं बेटा कि जो हमारी ये है एनर्जी, अगर मैं एनर्जी की बात करता हूँ तो कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेगा बताओ, इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या होती है, Q इंटू V होती है क्या बेटा, बोलो। एनर्जी जो होती है वो क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है बेटा, या Yes, नहीं sir. होता है बेटा, यही होता है ना। तो अगर मैं जूल की बात कर रहा हूँ तो 1 जूल जो मेरी एनर्जी होगी वो कितने के बराबर होगी बेटा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये चार्ज है ना, ये चार्ज है ना, क्यू, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट, तो ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो मतलब अगर मैं आपसे बोलूं तो आपका 1 जूल का जो कन्वर्जन है वो कितना हो जाएगा, 1 जूल कितना होगा बेटा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा या नहीं होगा, बताओ मुझे। ये बात समझ आ रही है अपने को, नहीं आ रही, आ रही है तो बताओ, नहीं आ रही बेटा तो भी बताओ। कोई परेशानी यहाँ तक किसी को, किसी भी तरह की मन में कोई सवाल कुछ भी बताओ। सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए ना बेटा देखो ये कंफ्यूजन, अच्छा तभी मैंने पूछा कि जूल बड़ी यूनिट है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत बड़ी यूनिट है, बिल्कुल बड़ी यूनिट है। क्या बात कर रहे हो, कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने, और कैसा गलत लिखा है आपने, ओ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, यहाँ पर 1 वो लिख लो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लो और यहाँ जूल लिख लो। हाँ यहाँ पर क्या आ रहा है, ये चार्ज क्या फिर आएगा बहुत फर्क पड़ जाता है ये जूल हो गया, ये भी जूल हो गया, चलो ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा वो कितना होगा बेटा बताओ, 1.6 इंटू, हाँ सही 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 कह रहे हो, एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, जो ई है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहाँ पर जो अपने पास Q इंटू वी आएगा वो जूल में आएगा, ठीक ठीक ठीक, सॉरी आई एम सो सॉरी। स्टैंडर्ड में ले रहे हैं ना सर, ये कूलम में हाँ ले रहे हाँ हैं, हाँ एक वोल्ट हाँ में ले रहे हैं, जूल में ठीक 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 है। तो अरे मैंने नहीं बदले बेटा, ये हो जाता थोड़ा बहुत है ना ठीक है। तो क्या है ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल के बराबर है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा बेटा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल के बराबर, ठीक है। ये हमारा क्या है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या ये एनर्जी की यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट हो गई बेटा, एनर्जी की यूनिट, और ये किसके बराबर हो गई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल के, ठीक है। कोई परेशानी है यहाँ तक तो बताओ मुझे, अब बताओ कोई परेशानी किसी को है तो बताओ। नहीं सर पढ़ो, बढ़ूं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हो गया बेटा वो क्या हो गया 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 जूल के बराबर, बहुत शानदार। अब एक बात बताओ, जो हमने इलेक्ट्रॉन की बात करी, देखो देखना बेटा ध्यान से, बढ़ता हूँ मैं, भागता हूँ इस बार, आज देखो तुम है ना, देखो क्या कह रहा हूँ मैं तुम्हें, मैंने बोला कि बेटा जो एनर्जी हमारे पास आ रही है वो कितनी आ रही है बताओ मुझे, एनर्जी कितनी है, Hc अपॉन लैम्डा, H की वैल्यू क्या है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 है ना, C कितना है बेटा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन हम क्या लिख रहे हैं लैम्डा इन मीटर, ठीक है। अपन क्या लिख रहे हैं बेटा लैम्डा इन मीटर, और ये किस में आ रहा है हमारा जूल में, ठीक है। तो अगर इस जूल को मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो कैसे करूंगा, आप सोचो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो कितना है बेटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल के बराबर है या नहीं है बताओ, है ना। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल के बराबर है। तो जो यहाँ पर एनर्जी आती है अपने पास वो कितनी आती है, आपने पढ़ा भी होगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है। यही होता है ना इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होती है एनर्जी, आपने पढ़ा होगा शायद केमिस्ट्री में, ठीक है। उसी के प्रूफ की बात कर रहे हैं, है ना, वही चीज प्रूफ करने वाले हैं। देखो तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है बेटा वो क्या होगा 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19 जूल के बराबर होगा। तो एक जूल जो है वो किसके बराबर होगा बताओ 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा या नहीं होगा बताओ मुझे, होगा ना। एक जूल जो होगा वो किसके बराबर होगा बेटा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। अच्छा तो अगर यहाँ पर ये जूल लिखा है तो इसे मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या बताओ मुझे, इस जगह पे सॉरी यहाँ पर जो जूल लिखा है इसे मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ बताओ, यहाँ जो जूल लिखा है इसे कन्वर्ट करके एक बार देखते हैं क्या हो रहा है। तो जो एनर्जी जो है वो कितनी है बताओ मुझे
6.63 into 10 to the power minus 19, ठीक है, into 3 into 10 to the power 8 डिवाइडेड बाई कितना बताओ मुझे, डिवाइडेड बाई लैम्डा को अभी मीटर में ही रहने देते हैं, है ना। और यहाँ पर जो जूल है ये क्या है बेटा, ये 1/1.6 into 10 to the power minus 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा ये, है ना। तो अब इसे क्या करें बताओ, इसे जब आप सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास पता है क्या बनता है बेटा, हमारे पास जो एनर्जी बनती है वो क्या बनती है, देखो तुम सोच के देखो, ये -19 है, यहाँ पर -19 लिख दिया मैंने, ये -34 होगा, है ना, 10 to the power -34 होगा, ये देखो यहाँ -19 है, यहाँ 34 है, तो 34 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, -26, और -26 यहाँ 19 है, तो ये 19 ऊपर जाके हमारे पास बच जाएगा 10 to the power कितना बचेगा, जल्दी बताओ, 10 to the power -7 बचेगा, है ना, कितना बचेगा, 10 to the power -7, बोलो बचेगा या नहीं बचेगा, सोच के देखो, ये 8 है, यहाँ 26 बन जाएगा, और ये 19 है, तो 26 में से 19 घटाओगे तो कितना बनेगा, 10 to the power -7, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, देखो 6.63 into 3 डिवाइडेड बाई 1.6 को मैं यही रहने देता हूँ, है ना, इंटू 1/लैम्डा को मैं लिख देता हूँ लैम्डा इन मीटर, ठीक है, और उसके बाद क्या बनेगा ये बताओ मुझे, क्या बनेगा, ये 10 to the power -7 यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप एक चीज बताओ मुझे बेटा कि यहाँ पर जो ये लैम्डा मैंने लिखा है मीटर में, तो ये जो मेरे पास एनर्जी आई है किसमें, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई है, तो अगर मैं लैम्डा को यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, क्या करना पड़ेगा मुझे, एनर्जी को मैं क्या लिखूंगा, देखो 6.63 into 3 डिवाइडेड बाई 1.6, ये मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, इंटू अगर मुझे लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में लिखना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इंटू 10 to the power -10, क्योंकि यहाँ मीटर जो है, मीटर कोई भी चीज, जैसे मान लो कि लैम्डा में बोल रहा हूँ कि 5000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, नॉर्मली, तो इसे अगर मीटर में चेंज करना होता है तो हम क्या लिखते हैं बेटा, 5000 into 10 to the power -10 मीटर लिखते हैं ना। तो यहाँ पर ये हाँ लैम्डा सर। जो है तुम्हारा ये किसमें है, मीटर में, बोलो, हाँ सर। लैम्डा जो मीटर में है, तो इसे लिखोगे एंगस्ट्रॉम into 10 to the power -10, यही लिखते हैं ना मीटर में चेंज करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने ये मीटर से एंगस्ट्रॉम में लिखना होगा अगर मुझे, तो मीटर में ऐसे सोचो कि एंगस्ट्रॉम को मुझे मीटर में लिखना है, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 1/लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम into 10 to the power -10, ठीक है, यही बनेगा ना, क्योंकि यहाँ से ये लिख रहे हैं बेटा हम, ठीक है, यहाँ पर जो लिखा मैंने लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम into 10 to the power -10, तो ये मेरे पास क्या लैम्डा इन मीटर बन गया ना, तो ये हमारा क्या हो गया, एनर्जी जो हो गई वो कितनी हो गई, इतनी, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक 10 to the power -7 भी था, बहुत शानदार, 10 to the power -7 भी था, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अच्छा। अब एक और बात बताओ मुझे कि जब आप इसे सॉल्व करोगे ना बेटा, ये सारी चीजें जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ 12420 ऐसे करके कुछ आता है, ठीक है, तो इसे हम पता है क्या लिख लेते हैं, ये जो चीज यहाँ पर जो भी लिखी है, यहाँ 10 to the power -10 है, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3 यहाँ पर बनेगा एक, ठीक है, और ये 6.63 into 3 डिवाइडेड बाई 1.6 इसकी वैल्यू निकालोगे तो अभी कैलकुलेटर से एक बार निकाल के देख लो, 12.42 समथिंग ऐसे करके आती है, ठीक है, तो इसे हम 12.4 अज्यूम कर लेते हैं, और इंटू 10 to the power 3 है ये, तो कितना बन जाएगा, 12400, है ना, 10 की पावर 3 है ना बेटा, डेसिमल 3 प्लेस घसक जाएगा, इसे 12.4 अज्यूम कर लेंगे तो 12400 बन जाएगा। तो अब जो हमारे पास एनर्जी आई वो कितनी है बताओ मुझे, फोटोन की एनर्जी कितनी है बताओ, 12400 डिवाइडेड बाई कितना, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई है एनर्जी। एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, ध्यान में रख लोगे तो चीजें आसान होंगी तुम्हारे लिए, ठीक है बेटा। ये हमारे पास क्या है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, क्या है ये, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन है ना, क्योंकि लैम्डा, क्योंकि जो ये एनर्जी है ये किसकी है बेटा, फोटोन की एनर्जी की बात करी ना हमने अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया कि एनर्जी ऑफ फोटोन hc/लैम्डा होता है, यहाँ पर हम जो भी कर रहे हैं वो किसकी वजह से कर रहे हैं, hc/लैम्डा ही तो कर रहे हैं ना, ये एनर्जी तो निकाल रहे हैं, वही मैंने आपको बोला, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, कर रहा हूँ रुक जाओ, ठीक है। तो ये हमारे पास एनर्जी कितनी आ गई बेटा, 12400/लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई है, ठीक है। अब एक चीज और बताओ मुझे कि अगर मैं लैम्डा को नैनोमीटर में लिखता हूँ तो ये एनर्जी मेरी जो है वो थोड़ी सी बदल जाएगी, कितनी बदलेगी बेटा बताओ, ये 1240/लैम्डा इन क्या हो जाएगा, नैनोमीटर, अरे एक 0 हट जाएगा, 1 to 4। बिल्कुल एक 0 हट जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है बेटा, स्क्रीनशॉट जिन्हें लेना है ले लो जल्दी से, जल्दी 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 आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो, ले लिया स्क्रीनशॉट, बताओ। यस सर। ओके चलो, तो ये बेटा एनर्जी की बात थी, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम, ये तो हमने फोटोन की एनर्जी मोमेंटम सबके बारे में बात कर ली, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करते हैं बेटा हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, ठीक है।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, सबसे पहली बात, ठीक है, कि जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो होता क्या है। तो हमने क्या बोला यार कि ऐसा होता है कि जब मेटल, मान लो कि हमारे पास एक मेटल सरफेस है, ठीक है, और इस पर रोशनी गिरती है, क्या गिरती है इस पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो होता ये है बेटा कि जब इसके ऊपर बेटा एक हमारा ये मेटल सरफेस है, इसके ऊपर रोशनी जब फॉल होती है, रोशनी मतलब लाइट, ठीक है, जो किससे मिलकर बनी है, फोटोन से मिलकर, ठीक है। तो ये होता है कि जब भी इसके ऊपर रोशनी फॉल होती है बेटा, तो हमें ये बोला जाता है कि यहाँ से फोटोन्स एमिट होते हैं। क्या एमिट होते हैं बेटा, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, फोटोन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये हमें पता कैसे चला, ये हमारा, ये जो है हमारा, ये क्या है बेटा, ये मेटल सरफेस है एक, क्या है ये, मेटल सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर क्या हुई, रोशनी गिरी, और क्या हुआ, ये बाहर गया, कौन बाहर गया, फोटोन या इलेक्ट्रॉन, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन। तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ बेटा, ठीक है, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये आइंस्टीन साहब ने एक्सपेरिमेंट किया और उसके हिसाब से उन्होंने बहुत सारे कंक्लूजन दिए, है ना। अभी धीरे धीरे करके बात करते हैं उन सब के बारे में, देखो कैसे। तो थोड़ा सेटअप की बात करते हैं पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ठीक है। तो उन्होंने हमें क्या बोला कि बेटा देखो हमारे पास इस तरह का कोई सेटअप था, ठीक है, दो यहाँ पर मेटल थे, मेटल सरफेसेस थे, ठीक है, इसमें से इसे हम कहते हैं एमिटर, इसे कहते हैं कलेक्टर, अभी बता दूंगा धीरे धीरे सब कुछ, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी, ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे, बैटरी हमने क्यों लगाई, क्या करा, कैसे करा, इन सब के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा बेटा, बैटरी लगाई। अब ये इसका मैं तुम्हें ये सिग्निफिकेंस ही बता दूंगा कि हम दूसरी तरफ पॉजिटिव क्यों नहीं ले रहे हैं। जैसे अभी मैंने इधर पॉजिटिव बना दिया था ना बेटा, फिर मैंने इधर पॉजिटिव बना दिया, ठीक है। अभी इसके बारे में भी बात करूंगा मैं तुमसे, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना सभी लोग कि मैंने तुम्हें क्या बोला बेटा कि जो हमारा ये मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस और ये मेटल सरफेस, ठीक है, और यहाँ बीच में कुछ भी नहीं है, खाली है पूरा, ठीक है, ये पूरी जगह खाली है। और हमने फिर ये बोला बेटा कि ये जो खाली जगह है इसे मैं एक ट्यूब में बंद कर देता हूँ, किसमें बंद कर देता हूँ बेटा, एक ट्यूब के अंदर, ठीक है। मतलब ये ऐसा था कि बंद था ये, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में अभी बात करने वाले हैं हम कि जो हमारा ये इफेक्ट है ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, और इसमें क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे अगर जनरल भाषा में अगर आप बात करोगे बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, तो हमें तो यही बोला जाता है भैया कि जब मेटल सरफेस के ऊपर रोशनी गिरती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिर यहाँ तक पहुंचना है उन्हें। ऐसा सोचो कि यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे देखो यहाँ पर रोशनी गिर रही है बेटा इस वाले पे, ये जो भी हमारा है ना इसके ऊपर रोशनी गिर रही है, ऐसे मेटल प्लेट है एक, ठीक है, इसके ऊपर रोशनी गिर रही है। बेटा किसी को समझ नहीं आएगा तो पूछ लेना प्लीज, ठीक है। थोड़ा तेज कर रहा हूँ मैं क्योंकि बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सर आप धीरे पढ़ाते हो, है ना। तो आओ आज थोड़ा तेज पढ़ते हैं ना बेटा। देखो तो क्या हो रहा है ये यहाँ पर कि यहाँ पर रोशनी गिर रही है इस मेटल सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो हमने क्या बोला यार कि जब भी कोई रोशनी गिरती है मेटल सरफेस के ऊपर यार, तो क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ये हमें पता कैसे चला। तो हमने क्या किया यार कि देखो, हाँ अभी बताता हूँ। देखो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो भी इसके ऊपर गिरा बेटा, रोशनी जो भी गिरी वो क्या हुई, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला, ठीक है। इसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फोटो मतलब क्या चीज, लाइट, और इलेक्ट्रिक मतलब क्या, इलेक्ट्रिक मतलब क्या बेटा, करंट, है ना। तो जब भी एक मेटल सरफेस के ऊपर रोशनी गिरेगी तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, है ना। और ये जरूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, किसी किसी सिचुएशन में ये नहीं भी गिर सकते हैं, ठीक है। किसी किसी सिचुएशन में ये नहीं भी निकल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, और किसी किसी सिचुएशन में ये निकल भी सकते हैं। तो इन सब के बारे में अभी हम बात करेंगे, ठीक है। अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो देखो हमने क्या करा कि हमने यहाँ बैटरी लगा दी, रोशनी गिरी, इलेक्ट्रॉन निकला, और इस इलेक्ट्रॉन को अब यहाँ तक आना है। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होगी वो यहाँ तक पहुंच जाए, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होगी वो यहाँ तक पहुंचे। तो इसके लिए हमने क्या करा बेटा कि यहाँ पर एक पोटेंशियल वो बैटरी लगा दी, जिस बैटरी से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आता है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि यार रोशनी गिरा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ठीक है। फिर हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, फिर हमने बहुत सारी चीजें कुछ कंक्लूड करी बेटा, ठीक है। हमने बहुत सारी चीजें कंक्लूड करी, वो मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप है, ठीक है। ऐसा सेटअप होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जो रोशनी गिरती है मेटल सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये यहाँ तक पहुंचता है। अब देखो क्या ऐसा जरूरी है कि कोई सी भी रोशनी आप गिरा दो तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा,
क्या ऐसा जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। हो सकता है कभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, हो सकता है कभी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, है ना। हो सकता है कि कभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और हो सकता है कभी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है बेटा। तो उस हिसाब से हमने ये सारी बातें करी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम और भी थोड़ी सी बातें करते हैं, ठीक है। देखो तो मैं तुम्हें थोड़ी सी बात बताता हूँ बेटा, आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी उसके बारे में, ठीक है। देखो सुनना बेटा ध्यान से, अगर अभी मैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में नहीं बताऊंगा तो आप थोड़े परेशान हो जाओगे, है ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज भी हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो क्या है? वो है के मैक्स इज इक्वल टू ई एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस 5, ठीक है। ये जो है ये क्या है बेटा? ये आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। और की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो है ep माइनस 5, ठीक है, ये होती है। अब इसके बारे में बिल्कुल विशेष बात करते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर जो भी रोशनी गिर रही है, रोशनी जो होगी वो क्या होगी? देखो ये पैरेलल गिर रही है ना। हम इंटेंसिटी के बारे में तो जानते हैं बेटा, है ना। इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है? इंटेंसिटी पता है आपको? क्या आप इंटेंसिटी के बारे में जानते हो? बताओ मुझे। इंटेंसिटी हम क्या लिखते हैं? पावर अपॉन एरिया। इंटेंसिटी क्या लिखते हैं बेटा? पावर अपॉन एरिया। तो हमने क्या बोला है कि मैं यहाँ पर अब देखो कि अगर मैं एक पॉइंट सोर्स की बात कर रहा हूँ तो पॉइंट सोर्स के लिए क्या होगा? वो इक्वेशन दिख नहीं रही बेटा, ध्यान से मन की आंखों से देखो, दिखेगी, है ना। ये इक्वेशन है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ep माइनस 5, ये भी बताऊंगा क्या है, ठीक है। तो देखो कि यहाँ पर जो भी रोशनी गिर रही है बेटा, इसकी इंटेंसिटी आई और वेवलेंथ लैम्डा अज्यूम कर लेंगे। क्या बोला मैंने यहाँ पर इंटेंसिटी आई और वेवलेंथ लैम्डा अज्यूम कर लिया। किसका? जो रोशनी यहाँ पर गिर रही है वो, और ये लैम्डा जो है वो क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट की जो वेवलेंथ है वो यहाँ गिर रही है, ठीक है। फिर हमने इन दोनों को बढ़ा के घटा के ऐसे करके देखा, ठीक है। तो देखो शुरू करते हैं बेटा बिल्कुल बेसिक से कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो एक बार मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि यहाँ पर जिस इंटेंसिटी की लाइट गिर रही थी और जिस वेवलेंथ की लाइट गिर रही थी, ये यहाँ पर गिरी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकला, ठीक है। फिर वेरी करा हमने, इंटेंसिटी को भी वेरी करा, वेवलेंथ को भी वेरी करा। एक बार एक को कांस्टेंट रखा, दूसरे को वेरी करा, फिर दूसरे को कांस्टेंट रखा, एक को वेरी करा, ठीक है। तो अब इसके बारे में बिल्कुल बात करते हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैं किसको कांस्टेंट रखूंगा? इंटेंसिटी को। किसको कांस्टेंट रखूंगा बेटा? इंटेंसिटी को। इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी क्या होती है? पावर अपॉन क्या चीज? पावर अपॉन क्या बेटा? एरिया। एरिया, बिल्कुल, पावर अपॉन एरिया। तो अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ा देता हूँ, अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ा देता हूँ तो देखो एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? देखो hc अपॉन लैम्डा होती है ना, एक फोटोन की एनर्जी, है ना। एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है बेटा? hc अपॉन लैम्डा। और इंटेंसिटी मैंने बोल दी I है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ क्या? नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकेंड। क्या लिखूंगा बताना? नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकेंड क्या लिखूंगा? पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, है ना। नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया क्या लिखूंगा बताना मुझे? नंबर ऑफ फोटोन, एक सेकेंड बेटा, क्या बोला मैंने आपसे पूछा कि नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड पर यूनिट एरिया कितना होगा, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं बताना? कर दिया यार ऑन बेटा, ध्यान से देखो। क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया क्या लिखेंगे बेटा? बताना मुझे। क्या लिखूंगा मैं? इंटेंसिटी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ये लिखूंगा ना, या कुछ और? यही लिखूंगा इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी क्या होती है बेटा? इंटेंसिटी क्या होती है? देखो पावर अपॉन एरिया ना, पावर अपॉन एरिया का मतलब क्या है कि पावर जो है वो क्या है? एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ही तो है ये। इंटेंसिटी जो है वो क्या है? एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया, एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, यही है ना ये। तो अगर मैं नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया लिख रहा हूँ तो मैं यही लिखूंगा ना कि इंटेंसिटी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि बेटा नंबर ऑफ फोटोन्स बताओ मुझे, तो नंबर ऑफ फोटोन्स तुम क्या बताओगे कि आई अपॉन क्या लिखोगे? बताओ मुझे। आई अपॉन hc ओवर लैम्डा, है ना। मतलब कितना ये? आई लैम्डा ओवर hc, ठीक है। ये एक चीज है हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन्स के लिए, ठीक है। अब एक चीज बताओ मुझे कि अगर मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज करता हूं तो क्या इंक्रीज होगा?
अगर मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज करता हूँ तो क्या इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग। देखो क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ तो नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड बढ़ जाएगा, है ना। तो देखो इसी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं बेटा कि अब हमने क्या करा कि अब हमने कुछ चीजों को कांस्टेंट रखा और कुछ चीजों को बदला, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो बात करी गई थी बेटा, वो देखो कैसे करी गई थी, सुनना ध्यान से, है ना। कि हमने ये बोला यार कि पहले मैं क्या अज्यूम करता हूँ कि इंटेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है, इंटेंसिटी जो है वो क्या है बेटा, कांस्टेंट है, ठीक है। और हमने क्या करा कि हमने लैम्डा को इंक्रीज कर दिया, हमने क्या करा बेटा, वेवलेंथ को इंक्रीज करा। तो वेवलेंथ को इंक्रीज करने से क्या हुआ, वेवलेंथ को इंक्रीज करने से क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, फोटोन की एनर्जी बढ़ गई, नहीं फोटॉन्स की एनर्जी घट गई, फोटॉन्स की एनर्जी जो है वो क्या हुई बेटा, घट गई, ठीक है। एनर्जी जो ऑफ वन फोटोन जो है वो क्या हुई, कम हो गई। तो जब हमने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा और लैम्डा को बढ़ाया और एनर्जी को कम किया, तो हमने ये देखा कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स, हाँ नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज थोड़ी होगा बेटा, अच्छा हाँ एनर्जी कम हो गई तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है होंगे वो बढ़ ही जाएंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे बढ़े, नहीं नहीं देखो हमने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा और वेवलेंथ को बढ़ाया, ठीक है। मतलब ऐसे सोचो आप कि हमने एक सर वो आई सिचुएशन, लैम्डा बाय एच था ना, तो मैं वो तो बढ़ा दिया लैम्डा, आई और आई लैम्डा बाई कांस्टेंट एच था, रखा, एच कांस्टेंट है। हाँ तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन बढ़ी बेटा। देखो इंटेंसिटी जो है वो क्या है, इंटेंसिटी क्या है बताओ मुझे, व्हाट इज इंटेंसिटी, पावर अपॉन एरिया। पावर अपॉन एरिया। तो इंटेंसिटी जो है वो क्या है, नंबर मतलब किस चीज का काउंट है, एक चीज, एक आप ऐसी सोचो, देखो सुनो मेरी बात सर सुनो, वो तो मैं नंबर बताता ऑफ हूँ। फोटॉन्स के नंबर ऑफ फोटोन से रिलेटेड है, ऐसे कह दो इंटेंसिटी जो है वो नंबर ऑफ फोटोन से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक सिचुएशन था बेटा, ऐसे बोला आपने को कि एक सिचुएशन थी जब मान लो कि मैंने बोला कि यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। मतलब मान लो कि मैंने क्या करा कि मैंने आई लिया और लैम्डा, आई लैम्डा की रोशनी यहाँ गिराई इसके ऊपर, ठीक है। मतलब इंटेंसिटी आई और लैम्डा, देखो बेटा अभी आधी आधी बना रहा हूँ, है ना, पूरी नहीं बना रहा, ठीक है। इतना ही फोटो बना रहा हूँ, ठीक है। समझने की कोशिश करिए, वही दो प्लेट है, ठीक है। इसे हम कहते हैं एमीटर और इसे कहते हैं कलेक्टर। इसे क्या कहते हैं बेटा, एमीटर प्लेट कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टर प्लेट कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है और ये इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है, इसलिए इसे एमीटर और इसे कलेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब देखो भैया इंटेंसिटी आई और वेवलेंथ लैम्डा, इंटेंसिटी आई और वेवलेंथ लैम्डा मैंने लिया, और मैंने ये देखा बेटा कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है वो नहीं निकल रहे थे, जो यहाँ पर फोटॉन्स थे वो नहीं निकल रहे थे, ठीक है। मतलब मैं इंटेंसिटी आई बोली मैंने, वेवलेंथ लैम्डा बोला, और मैंने बोला कि नो फोटॉन्स, कोई भी फोटॉन्स, सॉरी नो इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड, फोटॉन्स नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट हो रहे हैं ना। तो जब इसके ऊपर आई इंटेंसिटी की लाइट रोशनी गिर रही है तो क्या हुआ, क्या हो रहा है कि नो इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड। मतलब एक सिचुएशन अज्यूम करी मैंने, है ना, कि मैंने देखा कि ऐसे मैंने आई इंटेंसिटी लैम्डा ले लिया मैंने, और मैंने देखा कि यहाँ कोई करंट नहीं है ना। मतलब जो भी ये सर्किट मैंने बनाई थी उस सर्किट में कोई करंट नहीं है बेटा, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट नहीं हो रहा था। फिर हमने क्या बोला कि फिर हमने इंटेंसिटी को इंक्रीज करा, फिर हमने क्या करा बेटा, इंटेंसिटी को इंक्रीज करा और लैम्डा को क्या रखा, कांस्टेंट रखा। हमने क्या करा, इंटेंसिटी को इंक्रीज करा और लैम्डा को क्या रखा, कांस्टेंट रखा, ठीक है। तो हमने क्या देखा पता है आपको, जब हमने इंटेंसिटी को बढ़ाया और लैम्डा को कांस्टेंट रखा, तो हमने ये देखा कि यार इंटेंसिटी को बढ़ाने से भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे। क्या बोला मैंने बोला कि इंटेंसिटी को बढ़ाने से भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल रहे, ठीक है। तो फिर हमने क्या बोला यार, फिर और बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता कि सोचो कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उसकी डिपेंडेंसी की बात कर रही है, इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, है ना, उसी की बात कर रहे थे। तो हमने बोला कि यार लैम्डा वेवलेंथ लिया मैंने और आई इंटेंसिटी ली, कांस्टेंट ले लिया था, मतलब आई इंटेंसिटी वेवलेंथ लैम्डा लिया और हमने यहाँ पर फॉल कराई, हमने देखा कि नो इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं होता था,
ठीक है, फिर हमने क्या करा कि इंटेंसिटी को बढ़ाया 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 बढ़ाया, हमने बढ़ा के देखा, हमने देखा कि इंटेंसिटी को हम कितना भी बढ़ा रहे हैं फिर भी कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा। क्या बोला हमने कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा। तो हमने क्या कंक्लूड किया बताइए इससे कि इलेक्ट्रॉन का निकलना, हमने क्या कंक्लूड किया बेटा कि इलेक्ट्रॉन का निकलना इस पे इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है बेटा, डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। पहले हमने ये कंक्लूड किया, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन सर का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेंगे इंटेंसिटी इजेक्शन। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो डिपेंड करेगा बेटा। हाँ, वेवलेंथ नहीं, वेवलेंथ कांस्टेंट है और इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, है ना। सर तो सबसे हमने पहले देखा कि क्या कह रहे हो, सर सबसे पहले केस में क्या कांस्टेंट था? वेवलेंथ लैम्डा, और कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा था। फिर मैंने इंटेंसिटी को बढ़ाया और वेवलेंथ को क्या करा, कांस्टेंट रखा। तो फिर मैंने देखा कि अभी कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है, अभी भी कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा। तो हमने बोला कि यार इलेक्ट्रॉन का जो बाहर निकलना है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। फिर हमने क्या देखा बेटा कि सुना मेरी बात ध्यान से, कि फिर हमने बोला कि यार अब इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखते हैं, है ना, और वेवलेंथ को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखते हैं और वेवलेंथ को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखते हैं और वेवलेंथ को अगर हमने इंक्रीज करा, फिर हमने वही देखा कि अब भी कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा यार। हमने क्या करा बेटा, हमने क्या करा, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा और वेवलेंथ को इंक्रीज करा। फिर हमने यही देखा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा था। अरे एक सेकंड, है ना। हाँ बेटा, तो मैंने क्या बोला आपको कि जब मैंने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा और वेवलेंथ को बढ़ाया, तब भी क्या हो रहा था बेटा, कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ यार। हम तो परेशान हो गए, क्या हो रहा है ये, ऐसे कैसे चलेगा काम। फिर हमने क्या बोला बेटा कि अब इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखते हैं अभी भी, और वेवलेंथ को एक बार डिक्रीज करके देखते हैं। हमने क्या करा, वेवलेंथ को डिक्रीज करा। तो फिर हमने देखना शुरू किया कि अब एक समय आया जब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ बेटा, इलेक्ट्रॉन्स स्टार्टेड, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट होने लग गए। मतलब स्टार्टेड क्या, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। फिर हमने क्या देखा बेटा कि इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है वो इजेक्ट हो रहा है। तो हमने बोला अच्छा, मतलब कुछ ऐसा है जो, मतलब फोटोन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ ऐसा है कि जो डिपेंड कर रहा है कि एक फोटोन की जो एनर्जी है उसके ऊपर कुछ ऐसा है जो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो बाहर निकलना है वो कुछ एक फोटोन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो फिर हमने इससे पता है क्या कंक्लूड किया, इससे हमने ये कंक्लूड किया बेटा, एक सेकेंड फिर से, है ना। देखो क्या बोला मैंने, इंटेंसिटी कांस्टेंट, लैम्डा डिक्रीज। तो फिर हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लग गया। तो इससे हमने क्या बोला, नहीं बेटा इंटेंसिटी अभी भी कांस्टेंट है। तो हमने ये बोला कि देखो इंटेंसिटी कांस्टेंट है, लैम्डा डिक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गया, इजेक्ट होने लग गए। तो इससे हमने एक चीज कंक्लूड की कि एक वेवलेंथ होती है, ठीक है, एक लैम्डा की वैल्यू होती है मैक्सिमम, जहां पर क्या होगा बेटा, लैम्डा की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है जहां पर, क्या कह रहे हो सर, लैम्डा डिक्रीज कर रहे हो तो मिनिमम लेंगे ना। लैम्डा डिक्रीज कर रहे हैं ना, तो एक जगह ऐसी, देखो ये वेवलेंथ जो है वो बढ़ रही है, हमने बढ़ानी शुरू की, हमने देखी कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा। फिर हमने घटानी शुरू की, तो एक वैल्यू तो ऐसी आई होगी ना जहां पर इलेक्ट्रॉन जस्ट इजेक्ट होने लग गए होंगे, उससे नीचे 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 अच्छा, नीचे ठीक है जा सर, रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन तो तो वैसे इजेक्ट हो ही रहे हैं, है ना। ठीक है, तो ठीक जो मैक्सिमम, ये जो लैम्डा मैक्स है ना बेटा, जहां पर इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स टू इजेक्ट, कि जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो शुरू हुआ इजेक्ट होना, इसे हम पता है क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या कहते हैं इसे,
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हुए, इजेक्ट होना शुरू हुए जिस वेवलेंथ के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज है बेटा कि जैसे एनर्जी जो होती है ना इलेक्ट्रॉन की, वो क्या बोली हमने, hc/लैम्डा, और इसका एक और फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं h न्यू, ठीक है। न्यू क्या है बेटा, न्यू क्या है, न्यू है फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, मतलब जो भी आप यूज कर रहे हो, जो भी रोशनी यूज कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू, ठीक है। तो एनर्जी हम एच न्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम लैम्डा को डिक्रीज कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है। तो एक फ्रीक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू होगी ना, अगर वेवलेंथ की मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू होगी ना बेटा, जिसे हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है बेटा, कौन सी फ्रीक्वेंसी है ये, जहां पर इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाएंगे इजेक्ट होना, ठीक है। और इस फ्रीक्वेंसी की वो मिनिमम वैल्यू जहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाएंगे इजेक्ट होना, उसे हम कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और लैम्डा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू जहां पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो अब अगर मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम अगर मैं कर रहा हूँ वेवलेंथ तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। और अगर मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी में रख रहा हूँ तो क्या हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ तो क्या हो रहा है बेटा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ रही है फोटोन की और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो यहाँ से हमने एक और चीज कंक्लूड की बेटा, ठीक है, ये नाम तो हमने दे दिया, हमने ये कंक्लूड किया कि अपने को एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, अपने को क्या चाहिए बेटा, एक मिनिमम एनर्जी चाहिए फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के लिए एक अपने को क्या चाहिए बेटा, मिनिमम एनर्जी चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं बेटा, वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन को जो है हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से, ठीक है। और फाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, एक तो हो सकती है hc/लैम्डा मैक्स, और एक क्या हो सकती है, h न्यू मिनिमम, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, वर्क फंक्शन हो गया। यहाँ तक बात समझ आई सबको, किसी को कोई परेशानी है तो बताओ। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से बता देता हूँ, सुन लो ध्यान से, जिन्हें समझ नहीं आया। मैंने क्या बोला बेटा कि मैंने इंटेंसिटी को बढ़ाई, लैम्डा को कांस्टेंट रखा, तो मैंने देखा कि कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा। फिर मैंने क्या करा, मतलब पहले आई लैम्डा था, कोई इजेक्शन नहीं हो रहा था। फिर मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई, लैम्डा को कांस्टेंट रखा, मैंने यहाँ बढ़ा के घटा के दोनों करके देख लिया। जब बढ़ाने से नहीं निकल रहे इलेक्ट्रॉन तो घटाने में भी नहीं ही निकल रहे होंगे। तो हमने बोला कि ठीक है यार, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब हमने ये कंक्लूड कर दिया कि इलेक्ट्रॉन का जो बाहर निकलना है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। फिर हमने क्या बोला कि इंटेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा, वेवलेंथ बढ़ाया, फिर भी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। फिर हमने इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी, लैम्डा को घटाया, फिर हम देखा कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। तो वेवलेंथ घटाने पे एक ऐसी वैल्यू आई होगी जहां से शुरू हुआ होगा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना, तो वो जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम वेवलेंथ है जहां तक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। उससे बढ़ा दोगे वेवलेंथ तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो ये जो लैम्डा मैक्स है इसे क्या कहोगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। फिर हमने क्या करा बेटा, फिर मैंने तुम्हें बताया कि फ्रीक्वेंसी जो होती है मतलब c/लैम्डा होती है ना, मतलब hc/लैम्डा भी होती है एनर्जी, और h न्यू भी होती है। तो जहां पर लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू है वहां पर न्यू की मिनिमम वैल्यू होगी। उसके बाद अगर तुम कम करते जाओगे तो न्यू की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जहां पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाते हैं उसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। और मिनिमम एनर्जी हमने ये बोला कि देखो जहां पे मिनिमम है फ्रीक्वेंसी, जहां पर मिनिमम है वहीं से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो रहा है। तो उसके बाद अगर तुम बढ़ा रहे हो और फ्रीक्वेंसी को, तो इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर निकल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ये बोला कि एक मतलब जो मिनिमम वैल्यू उससे नीचे अगर मैं कर दूंगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा। तो फिर मैंने ये बोला कि एक फोटोन ऐसा है जो जिसकी एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, कुछ मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। वो अगर उतनी एनर्जी होती है तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा, नहीं तो बाहर नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। तो ये हमने बोला किसके बारे में बेटा, किसके बारे में बेटा, इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के बारे में, ठीक है। तो फिर हमने ये कंक्लूड किया कि एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए किसकी, फोटोन की, जो किसी भी मेटल सरफेस पे टकरा रहा है। और फिर पता है ये भी हुआ ना बेटा कि ये जो हमारा मेटल सरफेस था ये हमने चेंज कर करके देखा,
ठीक है, ये हमने क्या करा, ये हमने अलग अलग मेटल सरफेस लिए, कभी कोई मेटल ले लिया, कभी एक मेटल ले लिया, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी चौथा, तो फिर ये सारे हम चेंज करके देखते गए, तो सबके लिए जो ये वर्क फंक्शन की वैल्यू थी ना वो चेंज होती चली गई। ठीक है, तो फिर हमने ये बोल दिया कि वर्क फंक्शन जो है वो किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल की। किसकी प्रॉपर्टी है बेटा, मेटल की प्रॉपर्टी। और फिर हमने ये भी बोला कि भैया ये हो सकता है कि वर्क फंक्शन वो एनर्जी हो कि जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को क्या हो बेटा, जो उसका अट्रैक्शन है, जो मेटल सरफेस जो लैटिस में वो जितना भी फोर्स लगा के वो रुका हुआ है, वो फोर्स क्या हो, वो फोर्स तोड़ दे वो, है ना, मतलब उस एनर्जी जितनी एनर्जी उसकी वहां पर है उसको वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन मेटल कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा बेटा। इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, वही बता रहा हूं मैंने ये बोला कि वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटॉन्स जो है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो डिपेंड करेगा मेटल के ऊपर। ठीक है, अब जैसे मान लो कि एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक है जिसका वर्क फंक्शन 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अगर तुमने न्यू की वैल्यू जो भी लिखी बेटा, ऐसे सोचो न्यू की वैल्यू तुमने कुछ लिखी इसके लिए, तो इसके लिए अगर तुम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो, सोचो एक चीज सोचो कि तुम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हो, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन पहले निकल जाएंगे क्योंकि इसके वर्क फंक्शन की वैल्यू कम है, तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ फोटॉन्स है जिसके लिए ये बाहर निकलेगा वो कम है। ठीक है, और फिर यहाँ पर मान लो कि ये 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अब इसके लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो अलग है। तो जैसे जैसे वर्क फंक्शन अलग होता जाएगा वैसे वैसे क्या अलग होता जाएगा बेटा, जो मतलब जैसे जैसे मेटल आप बदल जाओगे वैसे वैसे वर्क फंक्शन बदल जाएगा, और वैसे वैसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी जिसके लिए इलेक्ट्रॉन जो हो वो क्या हो, बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ये बात थी वर्क फंक्शन की छोटी सी बात। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम जान गए और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जान गए, और क्या जान गए, वर्क फंक्शन जान गए। ठीक है, अच्छा अब सोचो, अब और भी कुछ चीजें हैं बेटा, देखो जैसे ये तो कुछ और ही है ना, वो बेटा ऑब्जर्वेशन वगैरह सारे नोट्स मैंने बना दिए हुए हैं ना, देख लेना आप। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एक आधी बात और बताता हूँ आपको मैं, जैसे एक छोटी सी बात करते हैं बेटा इसके बारे में कि हमने क्या बोला, टाइम हो गया क्या, चलो ठीक है बेटा, फिर अगली क्लास में मिलते हैं ना, अगली क्लास से फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है।